नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसने हाल ही में अपने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में से तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर में से एक रहा है। गवर्नमेंट का ग्रीन एनर्जी मिशन, लगातार बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और सोलर पावर की डिक्लाइनिंग कॉस्ट इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। इसी ग्रोथ स्टोरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रॉफिट ऑर्डर ग्रो प्रॉफिट ऑर्डर बुक और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में शानदार ग्रोथ दिखाई है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, इसकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में क्या कहा है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और आखिरी में देखेंगे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज वारे ग्रुप का हिस्सा है, जो इंडिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी ग्रुप में से एक माना जाता है। कंपनी का कोर बिजनेस सोलर ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है। ईपीसी का मतलब होता है कि कंपनी प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग तक पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। कंपनी यूटिलिटी स्केल सोलर पावर प्लांट, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रूफटॉप सोलर सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। हाल ही में कंपनी ने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी एंट्री की है, जिससे इसका बिजनेस पोर्टफोलियो पहले से काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। तो वारे रिन्यूएबल का बिजनेस मॉडल काफ़ी एसेट लाइट माना जाता है। कंपनी खुद सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर नहीं करती, बल्कि बड़े डेवलपर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के लिए ईपीसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है। कंपनी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ साथ लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी कैपेक्स मॉडल और रेस्को मॉडल दोनों में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है, जिससे रेवेन्यू सोर्स डाइवर्सिफाई रहता है। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी का एम्बिशियन टारगेट रखा है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ वर्षों में लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में होने की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के साथ अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि रिन्यूएबल पावर जनरेशन वेदर डिपेंडेंट होता है। इस वजह से आने वाले वर्षों में ईपीसी कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट जो बिजनेस अपडेट्स हैं कंपनी के। तो क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान कंपनी ने कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट शेयर किए हैं। कंपनी को लगभग 450 मेगावाट पीक सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी को 1520 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट भी अवार्ड हुआ है, जो इंडिया के बड़े बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में शामिल है। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 5300 करोड़ के अधिक हो गया है। इतना बड़ा ऑर्डर बुक आने वाले क्वार्टर के रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि बिडिंग पाइपलाइन लगातार मजबूत बनी हुई है और कंपनी सोलर, बैटरी स्टोरेज तथा ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर एक्टिवली फोकस कर रही है। अब मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि उनके अनुसार इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत बनी हुई है। कंपनी अब केवल सोलर ईपीसी कंपनी नहीं रह गई, बल्कि एक इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनने की दिशा में काम कर रही है। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्टोरेज बिजनेस में एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण कैटलिस्ट साबित हो सकता है। मैनेजमेंट का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी एंड मार्जिन इम्प्रूवमेंट पर बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में जो रिस्क होते हैं उसके बारे में। तो कंपनी के मेनली
5 मेन रिस्क हैं। एक तो मेन रिस्क है इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट, उसमें वॉलेटिलिटी रहती है। दूसरा रिस्क है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में डिले हो जाता है तो वहाँ पर भी रिस्क रहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव ईपीसी प्राइसिंग एंड मार्जिन प्रेशर। अब बात कर लेते हैं इसके लेटेस्ट रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन किया जाए तो 35% इंक्रीज़ हुआ है इनकी सेल्स में, 36% इंक्रीज़ हुआ है EBITDA में, नेट प्रॉफिट 32% से बढ़ा है एंड अर्निंग पर शेयर भी 32% से बढ़ा है। एंड कंपनी की पी की बात कर ले तो 19.6 है, काफ़ी सही लग रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी का प्राइस चार्ट के बारे में। तो प्राइस चार्ट देखा जाए तो 6 महीने में कंपनी ने 9.72% से ग्रोथ दिखाई, काफ़ी अच्छा है। 1 साल में हालांकि इसका शेयर 14% से गिरा है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में सिर्फ कंपनी ने 8% के रिटर्न दिए हैं। एंड मैक्सिमम लेके जाएं, हालांकि अच्छा ये 11 अप्रैल 2025 से डेटा दिखा रहा है, तो लगभग 1 साल के आसपास का ही डेटा है हमारे पास। तो पिछले 1 साल पहले किसी ने ख़रीदा हुआ 886 में, तो उसकी आज वैल्यू हो गई है 959, यानी 8% का ग्रोथ 1 साल में दिया। तो ग्रोथ तो उसने मतलब ठीक ही दी है, एफडी से थोड़ा बेटर। अब देख लेते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स। इसके पहले सबसे पहले देख लेते हैं की रेशियोज। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 9,994 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस है 958 का एंड पिछले 1 साल में 1,358 रुपये का हाई बनाया है एंड 780 रुपये का लो बनाया है। एंड कंपनी का पी है 19.6 और इंडस्ट्री का पी है 30। तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी डिस्काउंट पे इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 90 की बुक वैल्यू है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू हुई है 10.6। तो ये काफ़ी थोड़ा बुक वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है इसमें, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है वो थोड़ा मेंटेन नहीं है एंड बुक वैल्यू कम है। हाँ, अब बात कर लेते हैं आरओसी की। आरओसी 80.4 है, 85.4, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। आरओई की बात की जाए तो 69.1, ये भी बहुत ही एक्सीलेंट है। एंड डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 0.12, तो उन्होंने अपना डेप्ट काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो 0.19 है, काफ़ी शानदार। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 2,099 है, जबकि जो करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है शेयर वो 958 का है। अब इसका देख लेते हैं पी रेशियो का चार्ट। मैक्सिमम में लेके जाए तो इसका मीडियन पी चल रहा है वो 48 है, जबकि ये 19 के आसपास चल रहा है। तो अपने मीडियन पी से काफ़ी लो पर इस समय ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। तो प्राइस टू बुक की वैल्यू बात की जाए तो ये 3.6 मीडियन है, हालांकि ये अभी 9 या 10 के आसपास चल रहा है। तो अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से तो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, बट पी के अकॉर्डिंग सही लग रहा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में इसको 811 करोड़ की सेल्स हुई है, जबकि पिछले जून में 603 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 118 करोड़ से 159 करोड़ हो गया है एंड नेट प्रॉफिट जो 87 करोड़ का हुआ करता था वो 114 करोड़ का हो गया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें अभी जो डेटा दे रखा है, जो सही से देकर रखा है, वो मार्च 2018 से दे रखा है। उससे पहले तो सेल्स 00 दिखा रहा है। तो देखा जाए तो 1 करोड़ थी सेल्स उनकी 2018 में, वो 5 करोड़ हुई, फिर थोड़ा घटी, फिर 8 करोड़ एंड 2022 से उन्होंने एकदम एक्सीलेंट ग्रोथ हासिल करी है। मेरे ख्याल से तो मार्च 2022 से ही देखते हैं इनका मेन जो डेटा है। तो मार्च 2022 में 154 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो 342 की हुई, फिर 876, देन 1597, देन 3331 एंड अभी इस क्वार्टर में बढ़ के 3,539, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले 1 2 3 4 5 6 साल से लगातार बहुत अच्छे से ग्रोथ दिखा रहा है।
अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। जो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो 59 करोड़ का हुआ, देन 145, 229, 483 एंड 510। तो ये लगातार पिछले 6 सालों से कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखा रहा है। हालांकि जो हम शेयर देख रहे हैं उसके प्राइस में तो डिक्लाइन दिख रहा है हमें। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट भी हम 2022 से ही देख लेते हैं। तो 2022 में 31 करोड़ का रिजर्व हुआ करते थे, वो 91 करोड़ के हुए, 227, 436 एंड 919। एंड स्टार्टिंग में इनकी बोरिंग कम हुआ करती थी, अभी 40, देन 27, देन 115। तो ये भी अभी मैनेजेबल ही है। टोटल एसेट्स की बात कर लें, जो 132 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते बढ़ते 2343 करोड़ के हो गए। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव ही है, 34 करोड़, देन 58, 128, 302 एंड 291। तो ये भी पॉजिटिव साइन है कंपनी के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको ईयरली कर लेते हैं। तो इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग हुआ करती थी 44%, देन इसके अलावा मार्च 2022 में 74.51 थी। एंड अब इनकी जो होल्डिंग है वो मेंटेन ही है, थोड़ा बहुत ही हल्का सा माइनर ही 0.2% के आसपास होल्डिंग कम हुई है। बट देखा जाए तो यही लग रहा है कि कंपनी प्रोमोटर्स को कंपनी पे भरोसा है और उन्होंने अपनी होल्डिंग मेंटेन करी हुई है। FII की बात की जाए तो उनकी 0% हुआ करती थी, वो भी बढ़ा रहे हैं, उन्होंने लगभग 2% के आसपास कर लिया है। DII की बात की जाए तो DII को अभी थोड़ा ज़्यादा भरोसा नहीं आ रहा है कंपनी पे, 0.24% करी थी, हालांकि फिर घटा के 0.09% कर लिया है। एंड पब्लिक की बात की जाए जिनकी 55% हुआ करते 2017 में, वो घट के मार्च 2022 में 25% हो गई, देन अभी 23% हो गई है। तो पब्लिक की होल्डिंग तो यहाँ पे गिरती हुई नज़र आ रही है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा 75 या 76% के पास, 76% जो होल्डिंग है कंपनी की वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, एंड 23.61% रिटेल पब्लिक के पास है। तो ये अच्छा साइन है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स को कंपनी पे भरोसा है। तो ये थी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।